चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि सर्कुलर पाथ पे अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। अगर सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि 2r, जैसे अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ हो गया और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है बेटा, r। तो अगर वो थीटा एंगल पे मूव करता है, थीटा एंगल पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा बाई 2, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार कर चुके थे। साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 5 सेकेंड। तो 65 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बताना था। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार कर चुके थे। 65 सेकेंड में उसके डायमीटर के बराबर डिस्प्लेसमेंट आता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ बाय एन एंगल थीटा, देन डिस्प्लेसमेंट इज आर थीटा। डिस्टेंस इज आर थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, है ना। अगर ये पार्टिकल यहाँ से इस पॉइंट तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें चेंज की अगर बात करें, जैसे मैग्नीट्यूड सेम रहे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदले, तो उसमें चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी जो आता है वो बेटा कितना आता है, 2a साइन थीटा बाई 2, है ना। 2a साइन थीटा बाई 2। अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड a है और वो थीटा एंगल से रोटेट करता है तो कितना चेंज आएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा कुछ डायरेक्शन की बात करते हैं कि जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको डायरेक्शन की बात करनी होगी। डायरेक्शन में जो रेफरेंस सिस्टम हम लोग लेके चलते हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से, वैसे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके वेक्टर नोटेशन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ को हम लोग क्या मान के चलेंगे, आई कैप। इसी तरह से साउथ को नॉर्थ को क्या कहेंगे हम लोग, जे कैप। साउथ को कहेंगे माइनस जे कैप। ईस्ट की बात करें तो आई कैप और वेस्ट की बात करें तो माइनस आई कैप। इसी तरह जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको हम क्या मान के चलेंगे, ए। नॉर्थ साउथ इस प्लेन में होगा, प्लेन में। नॉर्थ का मतलब अपवर्ड नहीं हुआ, नॉर्थ का मतलब क्या, इसी प्लेन में जो हॉरिजेंटल प्लेन है उसी में नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, जे कैप। ठीक है बेटा, ये कुछ डायरेक्शन लिखी हुई है कि ईस्ट का मतलब आई कैप, वेस्ट का मतलब माइनस आई कैप। भाई इस डायरेक्शन में क्या है, अगर ईस्ट तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या चूज करेंगे, वेस्ट। तो इधर का यूनिट वेक्टर अगर आई कैप आया तो इधर का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप आएगा। ठीक, तो ये कुछ डायरेक्शन के बारे में लिखा, जैसे नॉर्थ के लिए जे कैप, साउथ के लिए माइनस जे कैप, अपवर्ड के लिए के कैप, डाउनवर्ड के लिए माइनस के कैप। ये हो गई डायरेक्शन की बात बेटा। अब देखिए एक और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एंगल के बेस पे, कि जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन है बेटा और ये कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन। एक वेक्टर हमने बनाया जो नॉर्थ से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। नॉर्थ से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। एनसीईआरटी का नोटेशन देखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ थीटा ई, मतलब नॉर्थ में है कितना, थीटा एंगल, कितने से, ईस्ट से। एनसीईआरटी का नोटेशन है ये। लेकिन हम लोगों के एग्जाम में एनसीईआरटी का नोटेशन नहीं आता है बेटा, हम लोगों में क्या करता है, वर्ड की फॉर्म में दे देता है। कैसे, अगर इस चीज़ को पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ें, क्या ये थीटा नॉर्थ है, थीटा डिग्री नॉर्थ, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कि ईस्ट से कितनी डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे है, किस तरफ है। अब ईस्ट से थीटा डिग्री इधर भी हो सकता है, ईस्ट से थीटा डिग्री इधर भी आ सकता है, तो किस डायरेक्शन में थीटा डिग्री, तो नॉर्थ की तरफ है ना बेटा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, अगर ये थीटा इक्वल हो जाए, मतलब नॉर्थ से और ईस्ट से इक्वली इंक्लाइंड होकर एक वेक्टर, जैसे यहाँ पर देखिए 45 डिग्री किधर से है, ईस्ट से भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल बेटा, 90 डिग्री। तो इधर से भी 45, उधर से भी 45, तो इस केस में इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट। इस केस में क्या बोलूँगा बेटा, इसे नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन में हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी, एक यूनिट वेक्टर के बेस पे, एक एंगल के बेस पे, और अगर इक्वली इंक्लाइंड हो एंगल तब क्या होगा, इसके बेस पे।
चलिए बेटा आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे इसमें कह रहा है फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूव्स एज गिवन। कह रहा है कि जो गिवन डायरेक्शन इसमें बताना है आपको कि कैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या कह रहा है 5 मीटर ड्यू ईस्ट। किस तरफ चल रहा है बेटा? ईस्ट की तरफ। क्या ये डायरेक्शन आपने ईस्ट मानी हुई है? तो इस डायरेक्शन चल रहा है तो 5 यूनिट तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इधर का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, तो 5 आई कैप। यहाँ पर क्या कह रहा है 10 मीटर 37 साउथ ऑफ वेस्ट। मतलब कि अगर ये कौन सा एक्सिस हुआ? ये हुआ एक्स एक्सिस, और ये कौन सा बेटा? वाई एक्सिस। तो हमसे क्या कह रहा है? टेन मीटर 37 साउथ। तो एक वेक्टर ऐसे बनाना है जो 37 डिग्री साउथ हो, 37 डिग्री साउथ। तो ये हुआ बेटा नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। तो साउथ तो ये रहा बेटा, लेकिन साउथ किसके? वेस्ट के कि ईस्ट के? वेस्ट के कि ईस्ट के? तो कह रहा है वेस्ट। तो वेस्ट से बेटा ये डायरेक्शन हुई और ये अपना वेक्टर बन गया। इसी वेक्टर का नाम क्या हो गया? 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अच्छा, अगर इसको आई जे के की फॉर्म में लिखना हो तब कैसे लिखे बेटा? थीटा की डायरेक्शन में होता है कॉस थीटा, थीटा की डायरेक्शन में कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे 10 कॉस 37। थीटा की डायरेक्शन में होता है बेटा कॉस थीटा, तो लिखेंगे 10 कॉस 37। और 37 बेटा इस डायरेक्शन में आएगा। क्या डायरेक्शन ये हुई, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? माइनस आई कैप। फिर ये वाली डायरेक्शन का वेक्टर लिखेंगे थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में, साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा 10 साइन 37। और क्या ये जे कैप है? तो जे कैप बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप हो गया। अब कॉस 37 की वैल्यू होती है बेटा 4/5, तो इसका आंसर आ जाएगा -10 इंटू 4/5 आई कैप एंड -10 इंटू 3/5 जे कैप। इसको सॉल्व करोगे बेटा 5 2 10, 4 2 8, -8 आई कैप, 5 2 10, 3 2 6, -6 जे कैप। तो ये बेटा हो गया क्या है? वेक्टर, है ना, ये वाला वेक्टर। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। 25 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट। ईस्ट में जाना है बेटा साउथ से कितने डिग्री पे? 53 डिग्री पे। इसका आप वेक्टर नोटेशन खुद से लिखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन में। क्या? अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। किधर चल रहा है बेटा? पार्टिकल 30 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? क्या नॉर्थ का मतलब जे कैप की डायरेक्शन? नॉर्थ का मतलब जे कैप की डायरेक्शन, ठीक है बेटा। 30 मीटर नॉर्थ, तो इसको मैं लिख दूं 30 जे कैप। फिर 20 मीटर ड्यू ईस्ट। किधर चलता है बेटा? 20 मीटर ड्यू ईस्ट। क्या इसको मैं 20 आई कैप लिख दूं बेटा? ईस्ट की डायरेक्शन को हम लोग आई कैप लेकर चलते हैं ना। फिर कह रहा है 20√2 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट। 20√2, क्या ये 20√2 हुआ बेटा? 20√2 किधर? साउथ वेस्ट। अच्छा, इसमें कोई एंगल नहीं दिया है, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि साउथ से भी उतना ही एंगल और वेस्ट से भी उतना ही एंगल। तो बेटा ये 45, ये भी 45। अब इसको आई जे के की फॉर्म में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आई जे के की फॉर्म में अगर बात करें तो आएगा कितना? 20√2 cos 45। बेटा cos 45 होगा 1/√2। डायरेक्शन ये वाली चूज करेगा, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस आई कैप। सिमिलरली बेटा ये वाली डायरेक्शन आएगी कितनी? 20√2 साइन 45। साइन 45 का मतलब क्या? 1/√2 हुआ बेटा, और डायरेक्शन ये डाउनवर्ड चूज करेगा, तो इसलिए माइनस जे कैप। अब इससे सॉल्व करेंगे बेटा 20 से 20 ये कैंसिल, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा कितना? -20 आई कैप -20 जे कैप। ये हो जाएगा बेटा। अब कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब तीनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कीजिए वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे कितना है? 30 आई प्लस 30 जे प्लस 20 आई -20 आई -20 जे। 20 आई से 20 आई बेटा कैंसिल, 30 जे में से 20 जे माइनस किया तो कितना आया? 10 जे। तो फाइनली उसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो किस डायरेक्शन में आया? 10 जे, ठीक है बेटा। तो नॉर्थ में कितना? 10 मीटर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं।
अ मंकी रनिंग इन गार्डन मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। किधर चल रहा है बेटा? 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। मतलब समझे आप, नॉर्थ का मतलब ये डायरेक्शन चूज़ की उसने, और 30 मीटर तो क्या इसको मैं 30 जे कैप लिख दूँ। फिर क्या, देन इट टेक्स 90 डिग्री राइट। अब बेटा वो ऐसे जा रहा है तो राइट मूव करेगा, इधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, राइट मूव करेगा तो क्या ईस्ट की तरफ चलेगा? हाँ बेटा ईस्ट की तरफ। देन मूव्स 40 मीटर, कितना चलता है बेटा? 40 मीटर। और ईस्ट की तरफ चल रहा है बेटा, तो ईस्ट की तरफ की आप क्या डायरेक्शन चूज करेंगे? आई कैप। एंड फाइनली क्लाइम्स ऑन ट्री। क्लाइम्स ऑन ट्री का मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ का यूनिट वेक्टर क्या लेंगे बेटा? के कैप। तो चल रहा है 50 के कैप। तो कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा मैग्नीट्यूड बताना है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 30i प्लस 40j प्लस 50k। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप आएगा कितना? √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये तो बेटा 50 स्क्वायर हो गया। 3 4 है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ा है। 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर, 50 तो चला गया बाहर बेटा, अंदर बचा कितना? √2। 50√2, ये हो गया क्या? मैग्नीट्यूड। और हमसे मैग्नीट्यूड इससे पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा अ व्हील स्टार्ट्स, अ व्हील ऑफ रेडियस r is placed on a horizontal surface. A wheel of radius r is placed on horizontal surface and it is connected, क्या कह रहा है? A wheel of radius r is placed on horizontal surface and its contact point on ground is p. समझिए इस चीज़ को क्या कह रहा है कि जैसे ये एक सर्कुलर व्हील है, ठीक बेटा, ये सर्कुलर व्हील है, और कह रहा है इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो ग्राउंड पे कौन सा है बेटा? वो ग्राउंड पे दिया है P। ठीक। इफ द व्हील स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये व्हील रोटेट करता है, स्लिप नहीं करता है। स्लिप नहीं करता तो ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करता है तो क्या ये जैसे आगे की ओर रोटेट करेगा तो क्या ये पॉइंट पीछे P ऊपर जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर आगे रोटेट करेगा, यहाँ जाएगा, फिर आगे रोटेट करेगा, यहाँ जाएगा। ये व्हील आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा और पॉइंट P ऊपर जाएगा। ठीक है। विदाउट स्लिपिंग कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करके ये यहां पर पहुंचा, हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया और यहां पहुंचा बेटा। जब ये यहां पहुंचा तो क्या ये हाफ रिवोल्यूशन में पॉइंट P यहां नहीं पहुंच जाएगा? तो ये पॉइंट P यहां पहुंच गया बेटा। अब अगर फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट यही होगा? एक मिनट बेटा, क्या डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा बेटा? यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको ये वाली डिस्टेंस तो पता ही है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? पाई आर। कैसे पता पाई आर है? हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो पाई आर। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये तो आपको पता ही है 2r। कैसे? डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है तो ये हो गया 2r। अब क्या हमको हाइपोटेनियस ही बताना है? हाइपोटेनियस ही हमको बताना है, तो सॉल्व कर लेंगे बेटा। हाइपोटेनियस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? √πr² प्लस 2r² मतलब 4r², है ना, 4r²। और यहाँ से r² कॉमन करके बाहर भेज दिया तो अंदर बच गया कितना? पाई प्लस 4। यही हो गया बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट, है ना, पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको टेस्ट में और आपके जो भी मतलब जैसे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, है ना। आप सॉल्व करिएगा, टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बेटा, जितना पढ़ लिया जाएगा उससे बाहर एक भी नहीं आना है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है बेटा और इसी की डायरेक्शन में एक ड्रंकर्ड में समझ रहे हैं ना? हाँ तुम समझ रहे हो। ये ड्रंकर्ड इधर की तरफ जा रहा है बेटा। ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। पहले क्या करता है? 5 स्टेप आगे बढ़ता है और उसके बाद 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, तो यहाँ पहुँचा। तो कुल मिला के नेट डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही हुआ ना बेटा, 2 स्टेप का ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक। फिर कह रहा है फॉलोड बाई 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ऐसे ही वो आगे चला जाता है। ईच स्टेप इज 1 मीटर एंड टेक्स 1 सेकेंड। हर स्टेप कितने का है? 1 मीटर का, और कितने सेकंड लेता है? 1 सेकंड। देयर इज अ पिट ऑन रोड 11 मीटर अवे। अब ये बेटा ड्रंकर्ड है, इसने पी रखी है,
तो इसकी मंजिल जो इसकी नाली है वो यहाँ पे है। कितनी दूर है यहाँ से बेटा? 11 मीटर दूर है उसकी मंजिल, है ना। इस ड्रंकर्ड की मंजिल कहाँ है बेटा? 11 मीटर दूर यहाँ इस गड्ढे में। तो कह रहा है कि बताइए द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर। कह रहा है कि वो जो ड्रंकर्ड है, जो नशेड़ी पीने वाला है, वो अपनी मंजिल पर कितनी देर में पहुंच जाएगा? 5 स्टेप आगे चलेगा, 3 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड। तो देखिए इसमें क्या करेगा, पहले 2 स्टेप अगर मैं बात करूं तो पहले 5 स्टेप आगे चला, 3 स्टेप पीछे चला। तो टाइम कितना लगा बेटा? 8 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 8 सेकेंड। और इस 8 सेकेंड में वो चला कितना? इस 8 सेकेंड में वो चला सिर्फ 2 मीटर, है ना। नेक्स्ट फिर क्या करेगा? फिर से 5 स्टेप आगे चलेगा और वापस लौटेगा 3। तो अगले 8 सेकंड में कितना चलेगा बेटा? फिर से 2 मीटर। फिर अगले 8 सेकंड में क्या करेगा? कितना चलेगा? 2 मीटर। ठीक बेटा। अब अगर देखा जाए तो 24 सेकंड्स में वो 6 मीटर तक चल चुका है। ठीक बेटा। 6 मीटर का मतलब आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कि वो यहाँ तक 6 मीटर पे आ चुका है। अब क्या करेगा? अगली बार जैसे ही वो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलेगा तो कहाँ चला जाएगा? गड्ढे में। जैसे ही 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलेगा वो कहाँ चला जाएगा? गड्ढे में। उसे बैकवर्ड जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगले 5 सेकंड में वो 5 मीटर चल देगा। तो बेटा कितना हुआ? 29 सेकंड। और 29 सेकंड में कहाँ पहुँच गया? अपनी मंजिल, गड्ढे में। तो कह रहा है द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर 29 सेकंड। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा ये तो थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन। अब अगर बात करें आगे, तो आगे बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है? अगर बात की जाए स्पीड क्या है, जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसने गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, दिए हुए समय में, दिए हुए टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वही रेशियो, वही डिस्टेंस क्या कहलाती है? स्पीड। ठीक है बेटा। स्पीड की अगर बात करूं तो स्पीड बेसिकली ये है कि जैसे कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, या फिर क्या रेट है, डिस्टेंस चेंज होने का रेट क्या है, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही कहलाएगी बेटा स्पीड। स्पीड का मतलब आप ये समझ के चलिए कि जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करें तो 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में, अब यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड, 1 घंटा, कितने इतने समय में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, अगर मैं कहूँ स्पीड कितनी आई? 5 मीटर पर सेकंड। तो इससे आप यही आइडिया लगाइए कि 1 सेकंड में वो कितना चल सकता है? 5 मीटर। 1 सेकंड में 5 मीटर। तो बेटा 5 सेकंड में कितना चलेगा? 5 × 5 25 मीटर। ठीक है, तो यही हो गई उसकी क्या? स्पीड। अब ये कार कितनी डिस्टेंस चलती है? मान लीजिए s डिस्टेंस चली और कितने टाइम में? t टाइम में। तो इसी s/t के रेशियो को ही हम क्या बोल देंगे? स्पीड, है ना। v, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ बेटा, तो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ये क्या हो गया? स्पीड। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। अब ये क्या हो सकती है? ये पहली चीज़ तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं है। अब बेटा अगर बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निगेटिव हो नहीं सकती, टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो इनका रेशियो भी निगेटिव नहीं होगा। तो स्पीड क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी बेटा। स्पीड क्या होगी? पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, तो हमें पता है डिस्टेंस की डायमेंशन l और टाइम की t, तो कितना आ जाएगा? LT-1। बहुत बेसिक बातें हैं बेटा, लेकिन फिर भी अपना धर्म है सब कुछ बताना, तो वही मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब एक बात समझिएगा, अगर आपको कैलकुलस याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कैलकुलस में कि यहाँ पर वर्ड क्या आया? रेट। जहाँ पर भी बात पूरी फिजिक्स में किसकी आ जाए? रेट की। तो रेट हमेशा कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक तो होगा बेटा एवरेज रेट। कौन सा रेट? एवरेज रेट। और दूसरा होगा बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट। एक होगा कौन सा बेटा? एवरेज रेट। एक होगा कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसका मतलब भी समझिए, ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले बात की है, लेकिन फिर भी एक बार, यहाँ से एक आदमी चलना शुरू करता है पॉइंट ए से, और ये पॉइंट बी है बेटा। ये मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर है। ए से बी कितनी दूर है बेटा? 100 किलोमीटर दूर। ये आदमी सुबह 7 बजे चलता है और यहाँ पर 11 बजे पहुँच जाता है। 7 बजे चला, 11 बजे पहुँचा। इस पूरे इंसिडेंट को उसने आपको एक्सप्लेन किया कि भैया मैं तो घर से चला
और कितनी दूर चला, 100 किलोमीटर गया भैया मैं, कितनी देर में, 4 घंटे में। तो आपने तुरंत आइडिया लगाया क्या, अच्छा 100 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चला ये, 25। तो इसकी स्पीड हो गई क्या, 25 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात सोचिए, 25 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड आई, तो क्या एक घर से चलते समय 25 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी, क्या उस बाइक पे कूद गया होगा, नहीं, बाइक पहले रेस्ट पे रही होगी, इसने बाइक स्टार्ट की, फिर चलना शुरू किया। क्या पूरे मोशन, थ्रू आउट द मोशन 25 किलोमीटर पर आवर पे ही रहा होगा कि नहीं जैसे 25 से ऊपर सुई जाएगी स्लो हो जाता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। बीच में 40 भी गया होगा, बीच में 50 भी गया होगा, बीच में हो सकता है कि ये रुका भी हो, कहीं बैठ के इसने चाय भी पी हो, उसमें इसकी स्पीड 0 भी हुई होगी। तो ये जो 25 किलोमीटर है, ये बेटा क्या है, ये एवरेज स्पीड है। उसने एक एवरेज आइडिया बताया कि ठीक है हम कितना चले, 100 किलोमीटर, कितनी देर में चले, 4 घंटे में, है ना बेटा। उस 4 घंटे में ऐसा नहीं कि उसकी स्पीड हमेशा 25 ही रही होगी, किसी इंस्टेंट पे चेक करोगे तो हो सकता है उसकी स्पीड 50 भी रही हो सकता है उसकी स्पीड 70 भी रही हो, लेकिन थ्रू आउट द मोशन उसने बताया कि हाँ 100 किलोमीटर 4 घंटे में चला हूँ। तो आपको आइडिया लग गया 25 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड की बात करूँ तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना बेटा, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड की बात करूँ तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, 4 घंटे का इंटरवल है। अगर इसी टाइम इंटरवल को छोटा करता जाऊँ, घटाता जाऊँ, टेंड्स टू 0 कर दूँ, 0 नहीं करना है, 0 के लगभग आसपास कर दूँ, तो क्या ये टाइम इंटरवल छोटा होता गया। अगर ये टाइम इंटरवल छोटा होता गया तो ये बन जाएगा क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चेक कीजिए, देखिए मैंने क्या बताया कि अगर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एवरेज स्पीड, और अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी बेटा। दूसरी बात समझें, एक चीज़ होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या, समझिए, वो 20 किलोमीटर गया 1 घंटे में, फिर अगला 20 किलोमीटर गया 1 घंटे में, फिर अगला 20 किलोमीटर गया 1 घंटे में, नेक्स्ट 20 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 1 घंटे में। तो अगर देखा जाए यहाँ पर उसकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा केस सोचिए कि एक आदमी यहाँ से यहाँ तक जाता है 40 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करता है, नेक्स्ट वो चलता है 20 किलोमीटर 1 आवर में, नेक्स्ट वो चलता है कितना 30 किलोमीटर कितने में, 1 आवर में। यहाँ पर उसकी स्पीड बताइए। यहाँ पर टाइम इंटरवल देखा जाए तो सेम है, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है ना बेटा। टाइम इंटरवल सेम लेकिन डिस्टेंस अलग अलग। अच्छा एक केस और सोचिए, क्या यहाँ पर स्पीड सब जगह सेम है, बिल्कुल नहीं, हर जगह अलग अलग है। एक और केस सोचो, यहाँ पर वो चला 40 किलोमीटर कितने घंटे में बेटा, 2 घंटे में। फिर अगली बार वो 40 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 1 घंटे में। फिर अगली बार वो 40 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 4 घंटे में। चलो बेटा यहाँ स्पीड बताओ, 40/2 कितना आया, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितना है, 10 किलोमीटर। क्या ये एक जैसी स्पीड है कि अलग अलग है, अलग अलग है। क्या यहाँ पर एक जैसी स्पीड है, हाँ सर, यहाँ पर सारी स्पीड एक जैसी, यहाँ पर अलग अलग। कहने का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चले। क्या कहा मैंने, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चले तो क्या होता है, एवरेज स्पीड। वहाँ पे क्या कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कितना चले, इक्वल डिस्टेंस चले तो यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस चले, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस चले, या फिर इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल में कवर करें, या तो टाइम बदल जाए या फिर डिस्टेंस बदल जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए बेटा इसके बारे में बात करते हैं, स्पीड। तो क्या मैंने आपको समझाया यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जबकि इधर क्या कह रहा है, पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। ये बात आई समझ बेटा, ठीक है।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात करें, किसकी? यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड में, वैसे तो बेटा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के केस में आता है, लेकिन स्पीड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या मैं कहूँ कि इन यूनिफॉर्म स्पीड देयर मस्ट बी ए एक्सेलरेशन, मतलब कसम खा के कहो कि क्या वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा? तो तुम कहोगे नहीं सर, कसम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि मस्ट भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो कैसा होगा? नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी डायरेक्शन की बात होगी, है ना? तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू स्पीड, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ट्रेजेक्टरी के परपेंडिकुलर। देखिए, एक्सेलरेशन मे बी प्रेजेंट, मस्ट भी नहीं, मे बी। एक्सेलरेशन प्रेजेंट देन इट विल बी परपेंडिकुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल है इसका, मतलब कि पार्टिकल इधर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो कसम खा के कह सकते हो कि हाँ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। मुझे लगता है बेटा ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, ये बातें मैंने भी आपको बताई। स्पीड में कैसी स्पीड? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या कहूँ? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। 3 केस होते हैं बेटा इसमें, है ना? पहला केस समझिए कि यहाँ से यहाँ तक चला, S1 डिस्टेंस, कितना टाइम लिया? T1 टाइम लिया। फिर आगे चला कितनी डिस्टेंस? S2 डिस्टेंस, कितना टाइम लिया? T2 टाइम लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? S1 प्लस S2। टोटल टाइम कितना? T1 प्लस T2। तो यही हो गया क्या? पहला केस। मुझे लगता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि एक पार्टिकल चला कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। कितने टाइम तक चला? T1 टाइम तक चला। नेक्स्ट बात करूँ, पार्टिकल चला कितनी स्पीड से? v2 स्पीड से। कितने टाइम तक? T2 टाइम तक। अब मैं कहूँ कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी? v एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बेटा यहाँ की डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए। स्पीड कितनी? v1, टाइम कितना? T1। फिर स्पीड कितनी? v2, टाइम कितना? T2 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा क्या? v एवरेज कितना? v1 T1 प्लस v2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अच्छा, ये तो मैंने 2 के लिए बात की ना। अगर बहुत ज़्यादा केसेस हो, v1 T1, v2 T2, v3 T3, सबको ऐड कीजिए अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये सेकंड केस हो गया बेटा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पर। तीसरा केस समझिए, ये देखिए कि अगर कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन एन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कि किसी डिस्टेंस को एन इक्वल टाइम इंटरवल में चलता है, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 प्लस vn बाई एन। और 2 इक्वल टाइम इंटरवल के लिए इसको समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि एक आदमी है, इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पर टाइम कितना? t, यहाँ पर भी टाइम कितना? t, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड कितनी? v1, यहाँ पर स्पीड कितनी? v2। अब मैं आपसे कहूँ एवरेज स्पीड बोलो, तो आप कहोगे सर एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ की डिस्टेंस बताओ v1 इंटू टी, दूसरी डिस्टेंस बताओ v2 इंटू टी, और टोटल टाइम बताओ t प्लस टी। तो आंसर आ गया बेटा कितना? ऊपर t कॉमन कर लें तो v1 प्लस v2 अपॉन में 2t है, t से t कैंसिल, तो v1 प्लस v2 बाई 2, तो वही v1 प्लस v2 बाई 2। और अगर यही ज़्यादा केसेस हो जाएं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 अपॉन में बेटा vn, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर चले, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या फॉर्मूला? v1 प्लस v2 बाई 2, है ना। थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या होगा बेटा कि जैसे ये मान लीजिए कि पहली डिस्टेंस कितनी? S1 चला कितने से? v1 से। दूसरी डिस्टेंस कितनी चला बेटा? S2 चला कितने से? v2 से। अब मैं कहूँ कि यहाँ बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला केवल एक ही है, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी बेटा? S1 प्लस S2, और टोटल टाइम, अब टाइम के लिए क्या करूँ? स्पीड अपॉन
डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूं। तो डिस्टेंस कितनी बेटा s1, स्पीड कितनी v1, डिस्टेंस कितनी s2, स्पीड कितनी v2। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो s1 प्लस s2 अपॉन में, यहाँ पर अगर देखा जाए तो s1 v1 प्लस s2 v2 और ये अपॉन में v1 v2, क्या v1 v2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये केस बनेगा बेटा। ये क्या इसको याद रखना है? नहीं, याद बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि एक ही फार्मूला लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये उसके केसेस हैं। जैसे इक्वल डिस्टेंस हो जाए तो क्या s और s जुड़ के 2s हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर v1 v2 अपॉन में देखिए s कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना v1 प्लस v2, क्या s से s कैंसिल, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये किस केस में है? अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तब, अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो उस केस में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 30 सेकेंड, अ पार्टिकल मूव्स फॉर 30 सेकेंड, टाइम लिख लेते हैं पहले कितना 30 सेकेंड, सच दैट फॉर 10 सेकेंड, शुरू के 10 सेकेंड के लिए, इट मूव्स विद 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, शुरू में 200 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड केस आ गया बेटा। फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड, नेक्स्ट 20 सेकेंड इट मूव्स विद 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड से चला। कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड सेकेंड केस है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला बनता है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। v1 कितना 200, t1 कितना 10, तो आ गया बेटा 2000 प्लस v1 कितना v2 कितना 100, ये कितना 20, तो कितना आ गया 2000 आ गया ये भी, अपॉन में टाइम कितना 20 प्लस 10, ठीक है बेटा। तो आ गया कितना ये 4000 अपॉन 30। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 400/3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन कवर 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट, 100 मीटर डिस्टेंस है बेटा, कह रहा फर्स्ट 50 मीटर, फर्स्ट 50 मीटर मूव्स विद 20 मीटर पर सेकेंड, पहले के 50 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है, एंड रिमेनिंग 50 मीटर, डिस्टेंस इक्वल होगी बेटा फर्स्ट 50 सेकेंड 50, कितने से मूव करता है 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या डिस्टेंस इक्वल के केस में एवरेज स्पीड 2v1 अपॉन v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए सीधे 2v1 कितना बेटा 20, तो 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन 20 प्लस 40 कितना आया 60, 23 60, सॉल्व कर लीजिए कितना आया बेटा 80/3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो गई एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखो बेटा, देखिए कह रहा है द रजनीकांत रन्स फ्रॉम हिज होम, अपने घर से चलता है कितनी स्पीड से 400 किलोमीटर पर आवर से, कितने से 400 किलोमीटर पर आवर से अपने घर से चल रहा है। आफ्टर फाइंडिंग मार्केट क्लोज, यहाँ से पहुँचा 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पहुँचा और देखा मार्केट क्या है क्लोज, ही रिटर्न्स बैक, यहाँ से लौट पड़ा कितने से 600 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड एवरेज स्पीड, क्या अपने घर से मार्केट जाएगा और मार्केट से घर लौटेगा, क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम हुई बेटा। डिस्टेंस सेम होने पे वी एवरेज कितना आता है, वी एवरेज आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1 कितना 400, v2 कितना 600, v1 प्लस v2 बेटा 400 प्लस 600, क्या ये 1000 हो गया। अब इसको 2 इंटू 400 इंटू 600 अपॉन 1000, क्या 3 जीरो से बेटा 3 जीरो यहीं काट दी जाए, ये आ गया 6 4 24, 24 2 48, तो आंसर आ गया 480 किलोमीटर पर आवर। ये बात आई समझ बेटा। एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे अगर एक स्पीड v1 है दूसरी स्पीड v2 है, तो v एवरेज हमेशा इनके बीच में रहेगा, v एवरेज इनसे हमेशा बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पर 400 और 600 एवरेज देखा जाए तो 480 आया, क्या 480 दोनों के बीच में रहेगा, 400 और 600 के बीच में, ठीक है बेटा। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।